अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लामिक बैंकिंग, इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक बैंकिंग कि इस्लामिक बैंकिंग क्या है, ये किन असूलों पे काम कर रही है और इसका इस इंडस्ट्री में काम करने का तरीक़ाकार क्या है। कुछ सवालात हमारे होंगे जो जनरल पब्लिक से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे मुफ्ती यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, वो हमको इन सवालात के जवाबात देंगे। जैसे कि हमारा मुफ्ती साहब से एक पहला और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस्लामिक बैंकिंग क्या है? अच्छा, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, इस्लामिक बैंकिंग जो आजकल हमारे यहाँ ज़बान ज़्यादा आम है, तो इस्लामिक बैंकिंग को अगर मैं चंद अल्फाज में बयान करूँ, तो इस्लामिक बैंकिंग एक ऐसा निज़ाम है कि जिसमें तमाम ट्रांज़ैक्शन, चाहे वो डिपॉज़िट साइड की ट्रांज़ैक्शन हो या एसेट साइड की ट्रांज़ैक्शन हो, यानी जिसमें बैंक पैसे ले या बैंक आगे पैसा लगाए, दोनों सूरतें जो शरिया कंप्लाइंट होती है और प्रॉपर जो है वो शरिया कंप्लायंस मैकेनिज़्म के ऊपर होती हैं और प्रॉपर जो है ना उसकी शरिया स्क्रूटनी होती है। गोया कि एक एसेट बेस्ड बैंकिंग होती है कि जिसके अंदर प्रॉपर स्क्रूटनी के साथ शरिया कंप्लायंट को इंश्योर किया जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारा इसमें दूसरा सवाल है कि इस इंडस्ट्री में 2 बैंक काम कर रहे हैं, एक इस्लामिक है और दूसरा कन्वेंशनल है। तो इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंकिंग से कैसे डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, अगर इस्लामिक और कन्वेंशनल के दरमियान में डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे तो वाज़ेह बात यह है कि एक सूदी निज़ाम के ऊपर काम करता है जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, और दूसरा जो है वो शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है। अगर डिपॉजिट साइड के ऊपर इस्लामिक बैंकिंग की हम बात करें तो वो मुदारबा के ऊपर काम करता है। एसेट साइड पे बात करें तो वो मुराबहा, इस्तिस्ना और इजारा और डिमिनिशिंग मुशारका वगैरह जैसे प्रोडक्ट उस पर काम करता है। तो कन्वेंशनल बैंक चाहे वो डिपॉजिट साइड हो, वहाँ पर भी वो फ़िक्स रेट इंटरेस्ट के ऊपर बात करता है। चाहे एसेट साइड हो जो कि उसकी एडवांसेस होती है, उस पर भी फ़िक्स रेट के ऊपर काम करता है, जो कि मेरेली सूद होता है। यानी उसके अंदर इनकम को फ़िक्स किया जाता है और पैसे के ऊपर पैसा बनाने की जो एक स्ट्रैटेजी होती है बैंक की, उसी को वो यूज़ करता है। जबकि इस्लामिक बैंक प्रॉपर जो है ना एक शरिया कंप्लायंट ट्रांजैक्शन को इंश्योर करता है और उसके ऊपर पूरी बैंकिंग का निज़ाम जो है वो काम करता है। ऐसा जो अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया हुँ, कि मुदारबा बेस, जी। ये बेसिकली मुदारबा है क्या? और ये कहाँ यूज़ होता है? किस प्रोडक्ट क्या है मुदारबा, कौन-सी प्रोडक्ट है? अच्छा, मुदारबा जो इस्तेमाल होता है वो डिपॉज़िट साइड की प्रोडक्ट है हमारी, गोया कि आप ये कहें कि हमारी जितनी भी ब्रांचेज़ होती है जहाँ कोई शख़्स बैंक में अकाउंट खुलवाने जाता है, तो वो अकाउंट या तो करंट अकाउंट होता है या सेविंग अकाउंट होता है। तो इस्लामिक बैंक के अंदर जितने भी सेविंग अकाउंट है या फिर टीडीआर्स हैं, ये सारे के सारे मुदारबा बेसिस पर हैं। मुदारबा अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो मुदारबा कहते हैं कि एक शख्स की तरफ से काम हो और दूसरे की तरफ से पैसा हो। तो गोया कि ये एक रिलेशन होता है वर्कर वर्सेस इन्वेस्टर का, और ये इस्टेब्लिश ऐसे होता है कि वर्कर जो होता है वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और इन्वेस्टर अपना पैसा देता है, और जो भी प्रॉफिट होता है ये पीएसआर के थ्रू इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। और इसमें बाकायदा एक लॉस भी होती है, लॉस का भी इम्कान होता है, तो लॉस इन्वेस्टर बियर करता है, जबकि वर्कर जो होता है उसको अपनी वर्किंग का लॉस होता है, गोया कि उसको भी एट द एंड कुछ भी नहीं मिलता। सर अभी आपने वर्ड यूज़ किया कि प्रॉफ़िट एंड लॉस शेयरिंग है, कि प्रॉफ़िट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है। जी, जी, तो कस्टमर के एंड पे लॉस उसको कहीं शो नहीं हो रहा। जी, जी। तो जो प्रॉफ़िट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म क्या है? और जो लॉस है उसको हम कहाँ देख रहे हैं, लॉस वो कहाँ पे हो रहा है? कस्टमर कहाँ पे लॉस बेयर कर रहा है? अच्छा, ये भी वैसे बहुत एक सवाल किया जाता है कि इस्लामिक बैंक तो पहले से बता देता है मिसाल के तौर पर कि फ़लाँ अकाउंट है, इसके ऊपर आपको 9% या 10% का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट मिलेगा। तो इसमें क्या ऐसा मैकेनिज़्म इस्लामिक बैंक यूज़ करता है कि उसमें बाकायदा प्रॉफिट डिज़ायरेबल अमाउंट के करीब आ जाता है, और इसी तरीके से लॉस क्यों नहीं शेयर होता? तो ये 2 किस्म के सवालात बहुत किए जाते हैं, और हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो किसी भी प्रोडक्ट में ऐसा नहीं हुआ कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए जमा कराए हों और वो 1 लाख रुपए उसके 99,000 यानी 99,000 रुपए हो गए हों या 90,000 हो गए हों, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो इसकी लॉजिक ये होती है कि उमूमन इस्लामिक बैंक ये सारा पैसा जो है ना किसी एक जायंट पूल में इन्वेस्ट करता है। उस पूल में और डिपॉजिटर के भी पैसे होते हैं। तो वो चूँकि इतनी सारी डील्स उसके अंदर एक साथ होती हैं, मिलियंस ऑफ डील्स होती हैं,
कि उसके कॉम्बिनेशन में अगर किसी एक डील के अंदर लॉस आ भी जाता है तो दूसरी डील उसको कवर कर लेती है। तो चूँकि बड़ा पूल होता है उसके अंदर एक लॉस वो दूसरे के प्रॉफिट से ख़ुद एडजस्ट हो जाता है, इसी वजह से लॉस नहीं होता। वरना हकीकत में अगर आप पूल में देखेंगे तो लॉस होते हैं, और बाकायदा हम खुद भी इसका बैंकिंग इंडस्ट्री में इसका हम बाकायदा मुआयना करते हैं कि लॉस हो रहे होते हैं, लेकिन वो यही होता है कि एक लॉस दूसरा दीगर प्रॉफिट उसको कवर कर ले। और दूसरा ये होता है कि पूल का मैकेनिज़्म इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि उसके रिटर्न से आप एक्सपेक्टेड रेट को जो है ना ड्रॉ कर लेते हैं। ये थोड़ा फाइनेंशियल टेक्निकलिटी होती है, लेकिन ये प्रॉपर जो है ना वेटेजेस और पीएसआर के थ्रू जो है ना इसको कवर किया जा रहा है। सर एक और सवाल है जिसमें कैबोर वर्ड यूज़ किया जाता है। कैबोर बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम टेलीविजन पे देखते हैं कि कैबोर यूज़ हो रहा है शरह सूद समझ के, क्योंकि जब भी यूज़ होता है हम कहते हैं पाकिस्तान की शरह सूद जो है वो इतनी आ गई है। तो इस्लामिक बैंकिंग में कैबोर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि कायबोर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और कायबोर की अगर एब्रीवेशन देखें तो कराची इंटर बैंक ऑफरिंग रेट, और ये कन्वेंशनल बैंक यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर इस्लामिक बैंक भी ये बेंचमार्क यूज़ कर रहा है तो फिर क्या फ़र्क रहेगा इस्लामिक और कन्वेंशनल के अंदर। तो देखिए, इस सवाल से पहले जो मैं अमूमन हर सेशन में इसके ऊपर जब भी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इससे पहले कायबोर को समझना ज़रूरी है कि कायबोर असल में ख़ुद क्या चीज़ है। कायबोर जो है ना ये ख़ुद रेप्लिका होता है डिस्काउंट पॉलिसी रेट का, और डिस्काउंट पॉलिसी रेट जो है वो स्टेट बैंक अनाउंस करती है, और स्टेट बैंक के अंदर जो एमपीसी जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो इसको अनाउंस करती है। तो गोया कि ये एक बेंचमार्क होता है मनी सप्लाई का, कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कितनी है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, तो स्टेट बैंक कहता है कि अभी हम डिस्काउंट पॉलिसी रेट को अप कर देते हैं, और ताकि एक इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकें, और ये गोया कि एक कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी होती है। और अगर स्टेट बैंक ये महसूस करता है कि मनी सप्लाई कम है और उसकी वजह से जो है ना ग्रोथ जो है ना वो उसको अचीव करना है, तो वो क्या डिस्काउंट पॉलिसी रेट को जो है बढ़ा देता है, कम कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर मार्केट में पैसा चला जाता है, तो गोया कि ये एक्सपेंशन पॉलिसी होती है। तो अगर मैं इसका खुलासा समरी करूँ तो ये डिस्काउंट पॉलिसी रेट जो होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशन, मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होती है। इसके ऊपर एक रेप्लिका डिज़ाइन होता है जिसे कायबोर कहते हैं। अब ये कायबोर जो है ना ये गोया कि एक मनी सप्लाई का इंडिकेटर है कि मार्केट में पैसा जाना चाहिए या मार्केट में पैसा नहीं जाना चाहिए। इसका सूद से कोई लेना देना नहीं। अब कन्वेंशनल बैंक को पैसा जाने के लिए और पैसा ना जाने के लिए जो तरीका आता था वो ये आता था कि वो सूद के ज़रिए से पैसा मार्केट से ले लें और सूद के ज़रिए से पैसा मार्केट में दे दें। ये तरीका कन्वेंशनल को आता था। इस्लामिक भी उस लॉजिक को अचीव कर लेता है, लेकिन उसमें क्या होता है सिर्फ कि वो शरिया कंप्लाइंट मोड को यूज़ करता है पैसा मार्केट से लेने के लिए, और शरिया कंप्लाइंट मोड को यूज़ करता है मार्केट में पैसा देने के लिए। तो गोया कि वो डिस्काउंट पॉलिसी रेट की जो नीड होती है वो भी अचीव कर लेता है, और नॉन शरिया कंप्लाइंट एक्टिविटी भी नहीं होती। तो मेरे ख़्याल में सिर्फ बेंचमार्क को अचीव करने के लिए कायबोर यूज़ करना कि जिसमें मनी सप्लाई को जो है ना वो आप कैटर कर लें, तो ये अकॉर्डिंग टू शरिया इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नज़र नहीं आता। सर इसमें कस्टमर एक आता है बैंक में अकाउंट ओपन करने, उसको जो प्रॉफिट रेट दिया जाता है वो हम बताते हैं कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट जो है वो समथिंग लाइक 9% है, 10 है या 11 है। तो इसमें ये कमी पेशी क्यों नहीं होती? जो हम बता रहे होते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट, नेक्स्ट मंथ वही आ रहा होता है। जी जी, अच्छा ये सवाल बहुत अच्छा है। ये भी लिंक है जो मैंने पहले एक जवाब दिया था उससे, कि असल में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट जो भी अचीव किया जाता है, इसमें इस्लामिक बैंकिंग ने एक मैकेनिज़्म ड्रॉ किया हुआ है जिसे वेटेजेस का मैकेनिज़्म कहते हैं। वेटेजेस कहते हैं, अगर इसको आम ज़बान में मैं कहूँ तो ये गोया कि एक अहमियत है कि किसके पैसों को कितनी अहमियत देनी है। तो इस्लामिक बैंकिंग क्या करते हैं, वो पीएसआर तो डिसाइड करते हैं, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग के अंदर दरअसल मिलियंस ऑफ डिपॉजिटर होते हैं जो कि तमाम इन्वेस्टर होते हैं, और वर्कर एक होता है जो कि बैंक होता है। तो अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो 1 वर्कर वर्सेस मिलियन ऑफ इन्वेस्टर, और सबसे ये डिसाइड होता है कि उसका पीएसआर मिसाल के तौर पर 1 रख लेते हैं 50-50%। अब हर एक की टाइम फ्रीक्वेंसी अलग है, कोई मंथ के दरमियान में आता है, कोई जो है ना इब्तिदा में आता है, कोई
कोई TDR के थ्रू आता है कि फ़िक्स करा देता है, कोई जो है ना 1 रात के लिए आता है, कोई 10 दिन के लिए आता है। तो ये मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं हर एक की। तो इस फ्रीक्वेंसी के लिए एक जो मैकेनिज़्म ड्रा हुआ है, पूल मैनेजमेंट का मैकेनिज़्म ड्रा हुआ है। इस पूल मैनेजमेंट के अंदर जो भी पूल होता है, इसका मिलियंस ऑफ डिपॉजिटर से एक PSR डिसाइड होता है। तो गोया कि हर पूल में एक वर्कर होता है जो कि बैंक होता है, और मिलियंस ऑफ डिपॉजिटर होते हैं जो कि तमाम इन्वेस्टर होते हैं। तो गोया कि इसको अगर क्लब कर लें तो ये भी 1 हो जाता है। तो ऑल डिपॉजिटर इज़ 1 वर्सेस 1 बैंक। तो इनका PSR तो डिसाइड हो जाता है 50-50। तो जो भी प्रॉफिट होता है बैंक उसमें से तो 50% ले लेता है। मिसाल के तौर पर 100 मिलियन प्रॉफिट हो गया पूल को, तो बैंक 50 मिलियन ले लेगा और 50 मिलियन रिमेनिंग डिपॉजिटर को अब तकसीम करना है उनके दरमियान तकसीम का तरीक़ेकार वेटेजेस होता है। अब ये वेटेजेस जो होती है ये उनके डिपॉजिट की अहमियत होती है कि हम किस प्रोडक्ट को कितनी अहमियत देते हैं। जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा अहमियत होती है तो उसका जो है वेटेजेस ज़्यादा होता है, और जिसको कम अहमियत देते हैं उसका वेटेज कम होता है। अब जिसका डिपॉजिट जिसका वेटेज ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है कि बाद में उसका कंट्रीब्यूशन उसका इन्हांस हो जाता है, और जिसका वेटेज कम होता है उसका कंट्रीब्यूशन डिक्रीज़ हो जाता है। उसके हवाले से उसके प्रोडक्ट की एक परसेंटेज आ जाती है। वो परसेंट जो है वो अप्लाई हो जाती है रिमेनिंग प्रॉफिट के ऊपर, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना इन्हीं के दरमियान में। बैंक चूँकि अपना पहले ही ले चुका है। अब वो जब वो वेटेज अप्लाई होता है उसकी वजह से अहमियत कम और ज़्यादा होती है। वो जब अप्लाई होता है तो उसकी वजह से वो क्या होता है, वो एक्सपेक्टेड रेट के करीब कुछ एक फ़िगर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर बैंक महसूस करता है कि कुछ हम एक्सपेक्टेशन से कम ला रहे हैं तो बैंक हिबा करके वो उसको हवाले कर देता है। तो ये एक तरीका इस्तेमाल करता है बैंक, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड रेट के करीब आता है। वरना हकीकत में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एक्सपेक्टेशन से कभी कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। लेकिन बस ये एक इस्लामिक बैंकिंग का एक फ़ाइनेंशियल मैकेनिज़्म है कि जिसके थ्रू जो है वो बैंक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करता है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल और है कि जो प्रॉफिट है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट है, इसकी निगरानी क्या हमारा शरिया बोर्ड कर रहा होता है? जी, जी। ये जो है माशाल्लाह स्टेट बैंक की तरफ से पूरा SGF है इसके अंदर, शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क, वो जो इम्प्लीमेंटेड है, और उसके बगैर जो है ना वो कोई इस्लामिक बैंक काम नहीं कर सकता। उसके अंदर प्रॉपर शरिया बोर्ड होता है। शरिया बोर्ड के अंदर भी एटलीस्ट 3 शरिया बोर्ड मेंबर होना ज़रूरी हैं जो कि क्वालिफाइड शरिया स्कॉलर्स हों। इसी के साथ साथ शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है जो कि प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहा होता है तमाम ट्रांजैक्शन की, प्री स्टेज पर भी पोस्ट स्टेज पे भी। IBD डिपार्टमेंट होता है अगर कोई कन्वेंशनल विंडो इस्लामिक बैंकिंग रन करना चाहती है तो इस्लामिक बैंकिंग डिवीज़न होता है, उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें भी नॉर्मली शरिया स्कॉलर्स, शरिया एक्सपर्ट्स होते हैं। इसी तरह शरिया ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, वो भी मॉनिटरिंग कर रहा होता है, और इस SBP की इंस्पेक्शन टीम भी होती है, वो भी शरिया शरिया कंप्लायंस को इंश्योर करा रही होती है। तो गोया कि अगर आप फ़िल्ट्रेशन देखेंगे तो कि 5 से 6 फ़िल्ट्रेशन होती है जो कि हर ट्रांज़ैक्शन के लिए जो है ना वो एक स्क्रूटनी होती है। तो ये तमाम जो है वो अप्लाई होती है, उसके बाद जाके एक ट्रांज़ैक्शन जो है ना वो एग्जीक्यूटेड होती है, और पोस्ट भी उसके रिव्यू होते हैं। तो ये एक अच्छा मैकेनिज़्म है जो कि हमारे यहाँ पर चल रहा है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से इन सवालात के जवाबात का, जी, जी। और बहुत ज़्यादा नॉलेज इस हवाले से जनरल पब्लिक में अवेयर होता है, जी, जी। तो इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर वासन। अल्लाह हाफ़िज़।